स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। विषय लेकर आया हूँ छायावाद और उसकी विशेषताएं, छायावादी काव्य या उसकी विशेषताएं। छायावाद, सबसे पहले छायावाद का समय क्या है हिंदी साहित्य में। प्यारे बच्चों, छायावाद हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में द्विवेदी युग के बाद, आधुनिक काल में द्विवेदी युग के बाद 1920 से 1940 के मध्य, ये जो समय सीमा है इस पर बहुत सारे विद्वानों के मतभेद हैं। कोई 1918 मानता है, कोई 1920 मानता है, और अंतिम सीमा जो है प्रगतिवाद की जो अंतिम सीमा है 1936, वहां इसकी समाप्ति मानते हैं। लेकिन ये कोई जो है कोई एक रेखा नहीं होती कि 1918 के बाद छायावादी कविताएं लिखी जाने लगी या 1912। ये अध्ययन की सुविधा से, या जो हमारे विद्वान रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले, उन्होंने जो मापदंड तय किए हैं उन्हीं के अनुसार है। ज्यादातर विद्वानों का यही मानना है कि 1920 से 1940 के मध्य है, लेकिन कुछ विद्वान 1918 से 36 भी मानते हैं। वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। मतलब है कि दो विश्व युद्धों के बीच, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य की ये कविता है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे जो है क्रांतिकारी या हमारे उस समय के बड़े बड़े नेता हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे और बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। और इसी दौर में सबसे बड़े नेता थे गांधी जी। तो उनके व्यक्तित्व, उनके दर्शन का प्रभाव छायावाद पर दिखाई देता है, जो विशेषकर आप मानवतावाद में आप देखेंगे। उसके बाद है इन कवियों का प्रकृति के प्रति प्रेम। छायावादी कवि जो है प्रकृति के प्रति प्रेम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं ये। व्यक्तिगत वेदना इस साहित्य में मिलती है। छायावादी साहित्य में नारी चेतना, रहस्यवादी व मानवतावादी काव्य है। अब बात करते हैं छायावाद की परिभाषा क्या है। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर जो छोटी और आसान परिभाषाएं हैं वही मैंने इसमें ली हैं इस व्याख्यान में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये एक आलोचक, एक कवि, बहुत अच्छे साहित्यकार हिंदी साहित्य की, और उन्हीं के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में व आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। इसके बाद है डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज कहते हैं कि छायावाद गीति काव्य है, प्रेम काव्य। गीति काव्य जो गाने योग्य था, जो गाया जा सके, जिसमें लयात्मकता होती है, संगीत होता है। गीति काव्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। हम इन चीजों में न उलझते हुए अपने छायावाद की साहित्य पर या इनकी विशेषताओं पर ही बात करेंगे। प्रेम काव्य यानी कि प्रेम की अनुभूति है इस काव्य में। डॉक्टर देवराज कहते हैं कि छायावाद गीति काव्य है और प्रेम का काव्य है। अब आइए जानते हैं कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से। प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत जी, महादेवी वर्मा जी, पंत सुमित्रानंद पंत, ये चारों आधार स्तंभ हैं छायावाद के। इसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि और भी कवियों ने छायावादी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन कुछ कवियों को शामिल किया गया है। अब प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करते हैं। प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रवृत्ति या विशेषता एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है, एक ही अर्थ है। प्रकृति चित्रण, सबसे पहले कि द्विवेदी युग के बाद एकदम से छायावाद क्यों आया। कि कारण है कि प्रकृति की कविताएं लिखने में, जो भारतीय हिंदू युग में राष्ट्रीयता की, देश प्रेम की, आदर्शवाद की या सुधारवाद की जो प्रवृत्ति थी, द्विवेदी युग में भाषा के सुधार की बात थी, उनसे ऊपर उठकर जो है प्रकृति चित्रण। ऐसा नहीं कि प्रकृति चित्रण पहले वाले काव्य में नहीं था, इसके छायावाद के पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं था, लेकिन इन्होंने ज्यादा प्रकृति चित्रण जो है किया है। सबसे पहले प्रकृति चित्रण को लेते हैं। छायावादी कवियों ने प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण किया। इसके साथ साथ प्रकृति के कोमल और रुद्र रूप का भी चित्रण इन्होंने किया है। इसके बाद प्रकृति को लौकिक और अलौकिक दोनों रूपों में इसका प्रकृति का चित्रण किया है। और
प्रकृति को नायिका मानकर, प्रकृति को एक नायिका मानकर उसका मानवीकरण किया है और रहस्यात्मक रूप में भी प्रकृति को इन कवियों ने प्रस्तुत किया है। प्रकृति चित्रण की जो विशेष कविताएं हैं, जो आसान है याद रखने में, जूही की कली, संध्या सुंदरी, कह दे माँ क्या अब देखूं, ये बीए द्वितीय वर्ष में कई कविताएं आती हैं, जैसे कह दे माँ क्या अब देखूं, ये महादेवी वर्मा की कविता है। तो विद्यार्थी उससे कविता में बहुत सारा प्रकृति चित्रण जो है किया गया है। इसके साथ जयशंकर प्रसाद का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है कामायनी। इसमें प्रकृति की रौद्र और कोमल दोनों रूपों का जो है चित्रण किया गया है। अब बात करते हैं अगली विशेषता है प्रवृत्ति की, वेदना व पीड़ा। ये जो साहित्य है छायावादी, ये व्यक्तिगत वेदनाओं, व्यक्तिगत पीड़ाओं को इन कवियों ने जिया है और इन कवियों का जीवन जो है पीड़ा भरा रहा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने पति से दूर रही, क्या कारण रहे क्या नहीं रहे हमें उन बातों पे नहीं जाना, लेकिन उन्होंने एकल जीवन जिया जो बहुत सारी पीड़ाओं से, दुखों से भरा होता है। इसके बाद अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, उनका जीवन भी पीड़ाओं भरा रहा है कि व्यक्तिगत जीवन में जो उन्होंने आंसू काव्य लिखा है उससे पता चलता है कि वो व्यक्तिगत जीवन में कितने पीड़ित थे। और इसी प्रकार पंत जी का जीवन भी पीड़ाओं भरा रहा है, जीवन में कोई उनको जो है साथी नहीं मिला। और इसी प्रकार जो है निराला जी को देखते हैं तो व्यक्तिगत जीवन का इन सभी कवियों से पीड़ा भरा रहा है। बचपन में माता पिता का साया उठ गया और जब युवावस्था में आए तो पत्नी एक बेटी को छोड़कर चली गई और बेटी भी जब युवावस्था में आई तो वो भी छोड़कर उसको चली गई। और स्रोत स्मृति जो है एक वेदना भरा एक काव्य है जो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा जो है दुखांत काव्य के रूप में जो है कहा जाता है। अब कुछ कविताएं जैसे तुमको पीड़ा, महादेवी वर्मा अपनी व्यक्तिगत वेदना और पीड़ा को कहती है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। यानी कि पीड़ा में ही, वेदना में ही इन्होंने जीवन को तलाश लिया है ये छायावादी कवियों ने। और विशेषकर महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां कह रही है कि उन्होंने पीड़ा को ही जीवन मान लिया है, वेदना को ही जीवन मान लिया है। वो एक जगह कहती हैं कि रहने दो मेरा मिटने का अधिकार, कि वो मिटने का अधिकार जो है वो छोड़ना नहीं चाहती। इसके बाद अगली जो विशेषता है व्यक्तिकता, व्यक्तिवादिता। अब व्यक्तिवाद, इनका व्यक्तिगत जीवन जो ऊपर वाले जो पॉइंट में हमने चर्चा की है कि व्यक्तिगत जीवन जो है पीड़ाओं भरा रहा है, लेकिन ये पीड़ाएं उनकी कविताओं में प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ती हैं। आंसू कविता में कवि जयशंकर प्रसाद अपनी पत्नी को याद करके रो रहे हैं और उन्होंने भले ही कई विवाह किए हों लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को अपूर्ण मानते रहे हैं और वो पीड़ा आंसू काव्य में जो है दिखाई पड़ती है। महादेवी वर्मा की पीड़ा जो है नीर भरी दुख की बदली में देखी जा सकती है। वो व्यक्तिगत जीवन की पीड़ा है, किसी और की पीड़ा नहीं है कि किसी के ऊपर सहानुभूति दिखाए। ये सब अनुभूति का काव्य है, चाहे आंसू है या नीर भरी दुख की बदली, सब अनुभूति जो उनका जीवन खुद बीता और खुद उन्होंने महसूस किया। इसी प्रकार पंत जी का उच्छ्वास में देखते हैं और निराला जी का स्रोत स्मृति जो दुखांत काव्य है, अपनी एक पिता का अपनी बेटी के प्रति क्या प्रेम होता है और एक पिता से जब बेटी बिछुड़ती है तो ये भले ही व्यक्तिगत अनुभव हो, सब अनुभूति हो, लेकिन निराला एक पिता ना होकर, सिर्फ सरोज के पिता ना होकर वो सब बेटियों के पिता नजर आते हैं और निराला में सब पिता नजर आते हैं। कि पूरे भारतवर्ष के जो पिता है वो अपनी बेटियों के बारे में ऐसा ही सोचते हैं जैसा निराला जी ने सोचा है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में बेटी को जो है बहुत महत्व दिया गया, लक्ष्मी का रूप माना गया है और एक पिता की पीड़ा अपनी बेटी के प्रति क्या होती है वो स्रोत स्मृति में जो है समष्टि भाव को प्राप्त कर गई है। अब बात करते हैं छायावाद की अगली विशेषता जो है रहस्यवाद। रहस्यवाद क्या है? अलग अलग लोगों ने जब हम संत साहित्य की बात करते हैं, सूफी साहित्य की बात करते हैं या इससे पूर्ववर्ती साहित्य की बात करते हैं, चाहे सिद्धनाथ
या जैन साहित्य है, तो उसमें रहस्यवाद को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन यहाँ जीवन व जगत के प्रति जो है रहस्यवाद को प्रस्तुत किया गया। प्रकृति के प्रत्येक कण में, छायावादी कवियों ने प्रकृति के प्रत्येक कण में अदृश्य सत्ता या अज्ञात सत्ता की छाया की तलाश की, कि प्रकृति के एक एक कण में वो उस परमात्मा का वास है, उसका आभास छायावादी कवियों को जो है दिखाई पड़ता है। और रहस्यवाद की जो अवस्थाएं होती हैं, जो विभिन्न हिंदी के सौंदर्य शास्त्रियों ने बताई है, आस्था, जिज्ञासा, विरह या मिलन की आस, ये चारों अवस्थाओं का वर्णन जो है इन कवियों ने किया है। जैसे ये हे अनंत रमणी कौन तुम, इस कविता में भी कि वो अनंत रमणी कौन है, ये पंत जी की कविता है कि अनंत रमणी कौन तुम, कि वो अज्ञात सत्ता कौन है जिसका आभास पंत जी को हो रहा है। इसी प्रकार महादेवी वर्मा की कौन तुम मेरे हृदय में कसक में नित, जो उसकी पीड़ाओं में रहता है, वो अज्ञात सत्ता कौन है, उसका अनुभव महादेवी वर्मा ने किया है। उसके बाद जो है आंसू कविता में जो एक पद आता है कि शशि मुख पर घूंघट डाले जीवन की गोधूली में तुम आए, कि वो अज्ञात कौन है। तो ये इनके रहस्यवादी अवस्थाओं का, चाहे वो आस्था है, जिज्ञासा है या विरह है या मिलन की आस है, इन चारों अवस्थाओं का जो है इन कवियों की कविताओं में वर्णन आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय चेतना। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि 1920 से 1940 के मध्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी दर्शन जो है उस दौर की ये कविता है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो ये कवि भी उस बात से अछूते नहीं थे। स्वयं ये कवि राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी दी है और इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अपने देश से, राष्ट्र से प्रेम करना लोगों को सिखाया है और लोगों को जागरूक किया है। जैसा कि एक सच्चे कवि का कर्तव्य होता है कि अपने समय की विभिन्न समस्याओं को, उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी कि हम आजादी प्राप्त करना चाह रहे थे और लोगों में जो है देश के प्रति देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना जागृत करना चाह रहे थे। तो इन कवियों ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया है। जयशंकर प्रसाद की कविता है अरुण मधु में देश हमारा, जहां अनजान अस्तित्व को मिलता एक सहारा। तो ये कविता अपने आप में एक राष्ट्रीय चेतना की कविता है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य कवियों ने भी राष्ट्रीय चेतना की कविताएं लिखी हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं मानवतावाद। मानवतावाद है कि मानव को केंद्र में रखा, कि मानव इस सृष्टि पर, इस धरती पर सर्वोपरि है और मानव है तो ये सृष्टि चल रही है, ऐसा मानना है। और मनुष्य को वो सभी अधिकार जो है मिलने चाहिए और अन्य मनुष्य भी उसके प्रति वो प्यार दिखाएं। हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति जो है वो मानवीय भाव दिखाए। और यहाँ जो छायावादी कवियों का जो मानवतावाद है, वो यहाँ जाति, धर्म व देश की सीमाओं से बाहर जाकर मानवतावाद, कि देश, धर्म या जाति इनसे बढ़कर है मानवतावाद, कि मनुष्य जो है इस संसार में रहना चाहिए और मनुष्य की भलाई के लिए, उसकी खुशी के लिए जयशंकर प्रसाद की जो कहानी, जिसमें मानवतावाद का पूरा पाठ पढ़ाया गया है, कि एक पंक्ति आती है, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, कि औरों की हंसी में ही सुख की प्राप्ति। कितनी बड़ी बात है कि औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। इससे बड़ी मानवतावादी बात और क्या हो सकती है। और कवियों ने भी जो है मानवतावाद की बातें की हैं, चाहे वो पंत हो, निराला हो, महादेवी वर्मा हो। और महादेवी वर्मा का तो जो है काव्य के अलावा जो गद्य भी है, तो वो हर एक चीज में जो है वो मानवतावादी भाव जो है प्रकट करती हैं। और मानवतावाद का जो भाव है वो उस समय के सबसे बड़े जो है स्वतंत्रता आंदोलनकारी और महान नेता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित है, जिन्होंने जो है मानवतावादी विचार दिए, जो सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या का जो पाठ हमें पढ़ाया, परोपकार का पाठ जो हुआ, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, वो जो है मानवतावादी विचार छायावादी कवियों में गांधी दर्शन से आए हैं या उससे प्रभावित नजर आते हैं। उसके बाद है नारी चेतना। नारी को छायावादी काव्य से या पूर्ववर्ती काव्य में उसके
बाह्य सौंदर्य की बात की, उसके नैन नक्श की या उसकी आंखों की, उसके बालों की सुंदरता की बात की है, तो यहाँ नारी के प्रेम के प्रतिमूर्ति माना है कि वो प्रेम करने लायक, वो श्रद्धामयी है, वो श्रद्धा करने योग्य है। और यहाँ एक प्रेयसी के, प्रेमिका के रूप में जो है स्थापित किया गया, दिखाया गया है। और सभी बंधन, छायावादी कवि चाहता है कि नारी को हर प्रकार की आजादी होनी चाहिए। और यही वही काल था जब हम पाश्चात्य साहित्य से प्रभावित हो रहे थे और नारी शिक्षा की, नारी के हकों की बात यहाँ पर शुरू हो गई। हाँ, नारी विमर्श आगे चलकर जो है आजादी के बाद के साहित्य में जो नारी विमर्श देखते हैं, वैसा विमर्श छायावादी काव्य में दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन नारी के से संबंधित जुड़े हुए सवाल, नारी को जो है आजादी के लिए, उसको हर कार्य में भागीदारी के लिए जो है बातें, या उसकी शिक्षा की बातें यहाँ पर होने लगी थी। इसके बाद बात करते हैं भाषा शैली, छायावाद की भाषा शैली। छायावादी जो काव्य है, इसके जो कवि हैं, विशेषकर यह प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी, महादेव, ये सारे के सारे संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। और इसी कारण किसी भी कवि की भाषा एक तो उसके व्यक्तिगत जीवन से प्रभावित होती है, दूसरा जो है परिवेशगत होती है। ये वो दौर था कि एक तो व्यक्तिगत जीवन में तो ये सारे संस्कृत के पंडित हैं, विद्वान हैं, लेकिन दूसरा है कि जब द्विवेदी युग के बाद इसको भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया। भारतेंदु युग है, उससे पहले के साहित्य में ब्रज भाषा साहित्यिक भाषा रही। द्विवेदी युग में जो है खड़ी बोली को या हिंदी को साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। और उसी प्रयास में इन कवियों ने भी छायावाद में योगदान दिया। और इस समय शुरुआती दौर की जो भाषा संस्कृत के काफी नजदीक दिखाई पड़ती है, इसलिए संस्कृत की शब्दावली, तत्सम तद्भव शब्दावली जो है दिखाई पड़ रही है। और उसके बाद जिसे खड़ी बोली कहा गया, और इनकी भाषा में प्रतीकात्मकता है, और इनकी जो शैली है वो मुक्तक शैली है। इसकी मुक्तक शैली के साथ, ज्यादा तो मुक्तक शैली लिखी, लेकिन इनके साथ साथ प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। प्रबंध काव्य का सबसे बड़ा उदाहरण आप जो है यहाँ हमने देखा है कामायनी, हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध जो है महाकाव्य है। इसके साथ जो है इन कवियों ने भारतीय व पाश्चात्य अलंकारों का जो है खुलकर प्रयोग किया है, क्योंकि जो छायावादी काव्य है वो अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म या जिसको स्वच्छंदतावाद कहा गया, उससे जो है प्रभावित नजर आता है। इसके बाद जो है इनकी जो शब्दावली है वो कोमलकांत है, और परंपरागत छंदों के साथ साथ इन कवियों ने खुलकर मुक्त छंद का प्रयोग किया, क्योंकि निराला जी जो है मुक्त छंद का जो है खुलकर प्रयोग करते थे। और ये जो है इनकी भाषा शैली रही, संस्कृत निशब्दावली, खड़ी बोली, प्रतीकात्मकता, मुक्तक गीति या प्रबंध काव्यों में कामायनी को गिनते हैं। भारतीय पाश्चात्य अलंकार, कोमलकांत, पदावली, परंपरागत और मुक्त छंदों का प्रयोग इन कवियों ने किया है। तो इस प्रकार जो है हम छायावाद और छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां और विशेषताओं को एक संक्षिप्त व्याख्यान के माध्यम से हम समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान का लाभ सभी विद्यार्थी उठाएंगे। धन्यवाद।